समास का शाब्दिक अर्थ ही है संक्षेप करना या किसी चीज को पास लाकर छोटा कर देना। बिल्कुल। लेकिन जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं उनके मन में सबसे पहला कंफ्यूजन अक्सर संधि और समास को लेकर होता है। दोनों का ही काम चीजों को जोड़ना है, तो फिर फर्क क्या हुआ? इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत ही विजुअल तरीका मैं बताता हूँ। संधि को ऐसा सोचिए जैसे पानी की दो बूंदें आपस में टकराकर एक हो गई। वहां वर्णों या आवाजों की टकराहट होती है। जैसे विद्या का आ और आलय का आ मिलकर विद्यालय बन गए। हाँ, अक्षर एकदम पिघल कर एक हो गए। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो समास में क्या होता है? समास में दो पूरे के पूरे स्वतंत्र शब्द अपने अपने अर्थ के साथ एक दूसरे के बगल में आकर बैठ जाते हैं, जैसे राजा और महल। ये पिघलते नहीं है, बस जुड़कर राजमहल बन जाते हैं। एकदम सही। तो हम कह सकते हैं कि संधि अक्षरों की केमिस्ट्री है और समास शब्दों का आर्किटेक्चर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया लॉजिक है। टेक्स्ट बुक रिवीजन के नोट्स में इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का जिक्र है। जैसे जो नया छोटा शब्द बनकर तैयार होता है उसे समस्त पद कहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम उस छोटे शब्द को वापस खोलकर उसके पुराने रूप में लाएं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। और इस जोड़े में जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद है और दूसरा उत्तर पद। और यहीं से भाषा का एक बहुत ही शानदार खेल शुरू होता है जिसे हम प्रधानता कहते हैं। टेक्स्ट बुक नोट्स में इसे बहुत ही खूबसूरती से एक तराजू के उदाहरण से समझाया गया है। द weighing स्केल लॉजिक। हाँ, समास को पहचानने की ये मास्टर कुंजी है। ये तराजू वाला लॉजिक मुझे निजी तौर पर बहुत पसंद आया। मतलब अगर हम समास को एक तराजू मान लें तो हमें बस ये देखना होता है कि वजन किस तरफ ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा। आप जब कोई समास वाला शब्द बोलते हैं तो आपका दिमाग किस हिस्से पर ज्यादा जोर दे रहा है? तो कभी तराजू का पहला पलड़ा भारी होता है, मतलब पहले शब्द का महत्व ज्यादा होता है। और कभी अचानक फोकल बदल जाता है, दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। हाँ, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर होते हैं। और भाषा में कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं जहाँ तराजू ही गायब हो जाता है और कोई तीसरी ही चीज सामने आ जाती है। इसी पलड़े के भारी या हल्के होने के आधार पर व्याकरण में समास के 6 भेद बनाए गए हैं। तो अगर मैं टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 से अपना टेक्स्ट बुक नोटबुक सारांश निकालूं तो वो ये है कि समास शब्दों को जोड़ने की कला है और पदों की प्रधानता या वो तराजू का लॉजिक ही इसे पहचानने की असली चाबी है। एकदम परफेक्ट सारांश है। चलिए फिर इस तराजू के पहले पलड़े पूरी तौल कर देखते हैं, जिसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, जो कि हमारे नोट्स का पार्ट 2 है। इसमें एक बड़ा ही कैची सा नाम इस्तेमाल हुआ है, द प्रीफिक्स पावर। नाम से ही लग रहा है कि सारा खेल पहले हिस्से का है। हाँ, इस समास में तराजू का पहला पलड़ा हमेशा भारी होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो पहला शब्द कोई अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्यय मतलब? अव्यय उन जिद्दी शब्दों को कहते हैं जो किसी भी हाल में अपना रूप नहीं बदलते, चाहे वाक्य में लड़के की बात हो या लड़की की, एक इंसान की बात हो या 100 इंसानों की। ये शब्द वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे यथा, प्रति, आ, भर, बे, ये सब ऐसे ही उपसर्ग हैं। बिल्कुल। और इसे परीक्षा में पकड़ने के लिए टेक्स्ट बुक की उपसर्ग ट्रिक बहुत सटीक काम करती है। अगर शब्द की शुरुआत में ये प्रीफिक्स दिखें तो तुरंत समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव है। इसके उदाहरण भी बड़े आम जिंदगी वाले हैं, जैसे यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति है उसके अनुसार, या भरपेट जिसका मतलब है पेट भरकर खाना। इस ट्रिक को थोड़ा और गहरा करते हैं। जब आप इन शब्दों को खोलते हैं ना, यानी इनका विग्रह करते हैं, तो एक खास पैटर्न दिखता है। अच्छा, कैसा पैटर्न? यथा वाले शब्दों के विग्रह में अक्सर के अनुसार लगाया जाता है, जैसे यथा नियम हो गया, नियम के अनुसार। और जहां बे लगा हो वहां बिना का प्रयोग होता है। जैसे बेकाम यानी बिना काम के जी। या बेरहम यानी बिना रहम के। हाँ, पहला हिस्सा इतना ताकतवर है कि वो पूरे शब्द का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अटक रही हूँ और मुझे यकीन है कि सुनने वाले जो इस विषय को गहराई से पढ़ते हैं उनके मन में भी ये सवाल आता होगा। पूछिए, क्या सवाल है? अगर यथा और प्रति को उपसर्ग मानकर हम नियम बना रहे हैं तो रातों रात या घर घर जैसे शब्दों का क्या? इनमें तो दूर दूर तक कोई उपसर्ग नहीं है, फिर भी हर किताब इन्हें अव्ययी भाव ही मानती है। ऐसा क्यों? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और परीक्षा बनाने वाले इसी का फायदा उठाते हैं।
यहीं पर टेक्स्ट बुक का शब्दों की आवृत्ति वाला विशेष नियम तस्वीर में आता है। शब्दों की आवृत्ति मतलब दोहराव। हाँ, जब कोई एक ही संज्ञा लगातार 2 बार आती है तो वो एक क्रिया विशेषण का रूप ले लेती है। मतलब वो शब्द खुद का ही उपसर्ग बन जाता है। एक तरह से हाँ, आवृत्ति या दोहराव खुद में एक निरंतरता का भाव पैदा करता है। इसलिए रातों रात मतलब राती रात में या हाथों हाथ जैसे शब्दों में भले ही कोई पारंपरिक उपसर्ग ना हो, लेकिन शब्द के उस रिदम के कारण तराजू का पहला पलड़ा ही भारी रहता है। ओहो, ये तो बहुत ही शानदार लॉजिक है। तो ये अव्ययी की तरह ही काम करता है। मतलब अगर मैं टेक्स्ट बुक नोटबुक का सारांश निकालूं तो अव्ययी भाव की पक्की पहचान सिर्फ 2 चीजें हैं, या तो शब्द के शुरुआत में कोई मजबूत उपसर्ग हो या फिर एक ही शब्द अपनी गूंज की तरह 2 बार आ रहा हो। बिल्कुल सटीक। अब चलिए पार्ट 3 में इसी तराजू के दूसरे पलड़े की तरफ बढ़ते हैं। भाषा में हमेशा शुरुआत करने वाला ही हीरो नहीं होता। हाँ, कई बार सारा वजन उस शब्द पर आ जाता है जो अंत में आता है, जिसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। सही कहा। नोट्स में इसे विभक्तियों का खेल कहा गया है। मुझे तो ये किसी जादू के शो जैसा लगता है। आपने 2 शब्दों को आमने सामने रखा और उनके बीच का जो जोड़ने वाला शब्द था, जैसे का, की, से, के लिए, वो हवा में गायब हो गया। और मजे की बात यह है कि जो शब्द गायब होता है, जिसे हम व्याकरण में कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं, उसी के नाम पर तत्पुरुष के अलग अलग भेंट बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ दूसरा पद प्रधान है ना? है ना? बिल्कुल। सारा दारोमदार इस बात पर है कि वो दूसरा शब्द पहले शब्द के साथ कैसा रिश्ता बना रहा है। शुरुआत कर्म तत्पुरुष से होती है, जहां बीच में से को विभक्ति लुप्त हो जाती है। इसके पीछे का जो टेक्स्ट बुक का क्रिया लॉजिक है, वो इसे रटने से बचाता है। दूसरा शब्द इसलिए भारी या प्रधान होता है क्योंकि वो कोई एक्शन या काम बता रहा होता है। एकदम सही। और अगर कोई काम हो रहा है तो जाहिर है वो किसी को तो प्रभावित करेगा ही। यही इसकी धुरी है। अगर आपको किसी शब्द के अंत में मार, चालक, प्राप्त या गत जैसे शब्द दिखें जो किसी काम के होने का एहसास दिलाएं, तो समझ दीजिए कि वहां को छिपा हुआ है। जैसे गगनचुंबी। आप आसमान की बात नहीं कर रहे, आप चूमने वाले की बात कर रहे हैं। गगन को चूमने वाला। हाँ, या जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। या ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। इन सब में एक एक्शन है और सब में से को गायब हुआ है। और विग्रह करते ही वो छिपा हुआ को वापस बाहर आ जाता है। तो अगर मैं पार्ट 3 का टेक्स्ट बुक सारांश दूं तो दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर छिपी हुई को विभक्ति बाहर आ जाती है। बहुत बढ़िया। अब पार्ट 4 की ओर चलते हैं, जहां इसी से जुड़े 2 और मजेदार भेद हैं, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। साधन और उद्देश्य का खेल। हाँ, इन दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम के होने का तरीका और उसका मकसद बताते हैं। लेकिन यहीं पर एग्जाम हॉल का सबसे बड़ा पैनिक अटैक आता है। करण तत्पुरुष में भी से या के द्वारा आता है और संप्रदान में के लिए आता है। क्या इन्हें बिना रटे पहचानने का कोई तरीका है? हाँ, और वो तरीका है साधन बनाम उद्देश्य का लॉजिक। आपको बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज कोई औजार या टूल है जिससे काम हो रहा है, या ये वो मकसद है जिसके लिए काम हो रहा है? अच्छा, तो करण तत्पुरुष हमेशा साधन बताता है, मतलब काम किससे हुआ। बिल्कुल। जैसे हस्तलिखित, काम क्या हुआ? लिखा गया। किससे लिखा गया? हाथ से। तो यहाँ हाथ एक साधन है, इसलिए ये करण है। और टेक्स्ट बुक की ट्रिक कहती है कि अगर किसी शब्द के अंत में कृत या लिखित हो तो वो हमेशा एक साधन की तरफ ही इशारा करेगा। सही कहा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, या करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यहाँ से या द्वारा का भाव साफ दिखता है। वहीं दूसरी तरफ संप्रदान तत्पुरुष ये बताता है कि कोई चीज किसके लिए बनी है। यहाँ कोई औजार नहीं है, यहाँ एक डेस्टिनेशन या उद्देश्य है। जैसे रसोई घर, वो घर किसी चीज से बना नहीं है, वो रसोई के लिए बना है। हाँ, या देशभक्ति, देश से भक्ति नहीं होती, देश के लिए भक्ति होती है। बहुत खूब। तो पार्ट 4 का हमारा टेक्स्ट बुक सारांश है कि किससे का उत्तर करण है और किसके लिए का उत्तर संप्रदान है। एकदम परफेक्ट। लेकिन एक मिनट, पार्ट 5 में एक और बड़ा ट्रैप है। अभी हमने कहा कि करण तत्पुरुष में से आता है, लेकिन जो अपादान तत्पुरुष है उसमें भी तो से आता है। हाँ, आता तो है। तो जब दोनों जगह से है तो परीक्षा के दबाव में तैयारी करने वाले छात्र कैसे तय करेंगे कि कौन सा से क्या है? ये हिंदी व्याकरण का सबसे क्लासिक सवाल है।
और इसका जवाब टेक्स्ट बुक के जुड़ना बनाम टूटना लॉजिक में बहुत ही खूबसूरती से छुपा है। इसे थोड़ा और विजुअलाइज करवाइए। देखिए, से का काम सिर्फ एक नहीं है। जब मैं कहता हूं मैंने पेन से लिखा, तो पेन मेरे हाथ में जुड़ा हुआ है, वो मेरा साथी है, मेरा औजार है। तो जब से किसी जुड़ाव या साथ होने का एहसास दे तो वो करण तत्पुरुष है। लेकिन कल्पना कीजिए एक पेड़ की। पेड़ से एक पत्ता टूटकर नीचे गिरता है। यहां भी हम कहेंगे पत्ता पेड़ से गिरा, लेकिन क्या यहां जुड़ाव है? नहीं, यहाँ तो अलगाव है, दूरी है, एक तरह का टूटना है। बिल्कुल। जब से का मतलब अलग होना, दूर जाना या यहां तक कि किसी से डरना हो, तो वो अपादान तत्पुरुष होता है। ये पत्ते वाला उदाहरण कमाल का है। दूरी या टूटने का भाव, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रास्ता छूट गया, इंसान भटक गया, ये टूटना है। हाँ, या ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्ज का बोझ हट गया, दूरी बन गई। और मनोवैज्ञानिक दूरी भी इसी में आती है ना, जैसे भयभीत, भय से भीत, डर हमेशा आपको किसी चीज से दूर करता है, तो अलगाव का ये भाव ही अपदान की आत्मा है। एकदम सही। और इसके साथ जो संबंध तत्पुरुष आता है, वो तो इसके बिल्कुल उलट है। वो दूरी नहीं, बल्कि सीधा मालिकाना हक या रिश्ता बताता है, जहां का, की, के जैसे शब्द छिप जाते हैं। हाँ, ये सबसे आसान भेदों में से एक है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। बिल्कुल। गंगा जल, गंगा का जल। तो अगर मैं इस पार्ट 5 का टेक्स्ट बुक नोटबुक सारांश निकालूं, अगर से का भाव अलगाव हो तो अपादान, और काकी के दिखे तो संबंध तत्पुरुष। बहुत अच्छे। अब पार्ट 6 में तत्पुरुष के आखिरी 2 प्रकारों को जल्दी से देख लेते हैं, अधिकरण तत्पुरुष और नंज्य तत्पुरुष। यहाँ आधार और निषेध का नियम लागू होता है। अधिकरण का मतलब है कोई स्टेज, कोई प्लेटफॉर्म या आधार जहां कुछ घटित हो रहा है। इसमें में या पर विभक्ति गायब हो जाती है। हाँ, इसके उदाहरण दीजिए। जैसे आप बीती, यानी जो आप पर बीती। वनवास, वन में वास, या घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इन सभी में एक बेस या आधार नजर आता है। और इसी के समानांतर जो नन तत्पुरुष है, वो एकदम विपरीत दिशा में चलता है। वो किसी आधार की बात नहीं करता, वो सीधे सीधे शब्द के अर्थ को नकार देता है। इसके लिए टेक्स्ट बुक का द नेगेटिव लॉजिक बहुत काम आता है। क्या ये सच है कि अगर किसी शब्द की शुरुआत अ या अन से हो और वो अर्थ को उल्टा कर दे तो वो नन तत्पुरुष है? 100% सच है। न से नंज और न से नहीं। जैसे ही आप शब्द देखते हैं अधर्म, इसका सीधा विग्रह होगा ना धर्म। असंभव यानी न संभव। हाँ, ये बस एक स्विच है जो शब्द की पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल देता है। तो पार्ट 6 का टेक्स्ट बुक सारांश ये हुआ कि मेम पर आधार बताता है और अन शब्द को नकारात्मक बनाकर नंद तत्पुरुष बनाता है। बिल्कुल। अब हम पार्ट 7 की ओर बढ़ते हैं, तत्पुरुष की दुनिया से बाहर निकलते हैं और तराजू को एक बिल्कुल नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कर्मधारय समास। टेक्स्ट बुक नोट्स में इसे द क्वालिटी लॉजिक का नाम दिया गया है। क्वालिटी का मतलब है कि यहाँ कोई शब्द किसी दूसरे शब्द की तारीफ कर रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है। इसे व्याकरण की भाषा में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का रिश्ता कहते हैं। आसान शब्दों में एक शब्द हीरो है और दूसरा शब्द उस हीरो की खूबी बता रहा है या किसी महान चीज से उसकी तुलना कर रहा है। और विग्रह करने पर अक्सर इनके बीच में है, जो या के समान जैसे शब्द आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। इसको पहचानने के लिए टेक्स्ट बुक की जो ट्रिक है, कैसा है ट्रिक, वो मुझे बहुत ही व्यावहारिक लगी। आपको बस दूसरे शब्द को पकड़ना है और उससे पूछना है तू कैसा है। हाँ, और अगर जवाब मिल जाए तो? अगर शब्द के अंदर ही जवाब मिल जाए तो वो 100% कर्मधारय है। जैसे उदाहरण लेते हैं, नील कमल। कमल से पूछिए कैसा है कमल, तुरंत जवाब मिलता है नीला है। बस विशेषता पता चल गई। बहुत बढ़िया। और विग्रह होगा नीला है जो कमल। यही तुलना वाले शब्दों पर भी लागू होता है। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकर लगाना चाहूंगी। कई बार परीक्षाओं में एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द आता है, पीतांबर। पीतांबर का मतलब है पीला अंबर यानी वस्त्र। हाँ, आता है। अगर मैं अपनी कैसा है वाली ट्रिक लगाऊं तो अंबर कैसा है, पीला है। उस हिसाब से तो इसे आंख बंद करके कर्मधारय समास होना चाहिए, लेकिन आंसर की में इसे बहुव्रीहि समास बता देते हैं। ये धोखा नहीं है, ये भाषा की गहराई है।
और परीक्षा में यही उलझन सबसे ज्यादा नंबर कटवाती है। इसका पूरा रहस्य इसके विग्रह में छिपा है। मतलब हम उसे खोलते कैसे हैं? बिल्कुल। अगर आप सिर्फ कपड़े की बात कर रहे हैं और विग्रह करते हैं पीला है जो अंबर, तो आप सिर्फ एक क्वालिटी बता रहे हैं, तब ये कर्मधारय ही है। लेकिन अगर इरादा कुछ और हो? हाँ, अगर आप कहते हैं पीला है अंबर जिसका, तो अब आपका तराजू न पीले रंग पर टिका है न उस कपड़े पर। आपका ध्यान सीधे किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ चला गया, अर्थात भगवान कृष्ण। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर इशारा करने लगे, तब वो बहुव्रीहि समास बन जाता है। एकदम सही। ओहो, मतलब शब्द एक ही है, लेकिन विग्रह तय करेगा कि उसका असली मालिक कौन है। तो अगर मैं पार्ट 7 का टेक्स्ट बुक सारांश निकालूं, तो विशेषता बताने वाले और कैसा है का जवाब देने वाले शब्द कर्मधारय होते हैं, बशर्ते वे छुप कर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा ना कर रहे हों। और यही बहुव्रीहि वाला ट्रैप हमारे पार्ट 8 में भी देखने को मिलता है, द्विगु समास। द नंबर गेम। मैं इसे कैलकुलेटर लॉजिक कहना पसंद करती हूँ। शब्द सुनते ही गिनती 1 2 3 दिमाग में आए तो द्विगु। इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। हाँ, जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। लेकिन मैं अब सतर्क हो गई हूँ। अगर संख्या ही सब कुछ है, तो दशानन में 10 संख्या है, तो क्या ये द्विगु है? मुझे लगता है यहाँ फिर से बहुव्रीहि वाला ट्रैप है। बहुत सही पकड़ा आपने। सिर्फ संख्या देखकर तुरंत फैसला नहीं लेना है। दशानन सुनते ही क्या आपके दिमाग में गणित की क्लास आती है? नहीं, रावण की छवि आती है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। हाँ, जहां गिनती किसी विशेष व्यक्ति या भगवान का बोध करा दे, वो बहुव्रीहि होगा। द्विगु होने के लिए एक शर्त है, गिनती के साथ साथ किसी समूह का बोध होना अनिवार्य है। इसीलिए विग्रह करते समय अंत में का समूहों या का समाहार बोलना बहुत जरूरी है। जैसे शताब्दी, ये 100 सालों का एक समूह है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, तो शताब्दी असली द्विगु है। तो पार्ट 8 का टेक्स्ट बुक सारांश ये है कि पूर्व पद संख्या हो और समूह का अर्थ दे, वही असली द्विगु समास है। चलिए, अब हम पार्ट 9 पर आ गए हैं, द्वंद्व समास, द पावर ऑफ बोथ। द्वंद्व का तो मतलब ही है मुकाबला या टक्कर। यहाँ तराजू का कोई एक पलड़ा भारी नहीं होता, दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर होते हैं। और इसी बराबरी की वजह से जब हम इनका विग्रह करते हैं, तो इनके बीच में और, या, अथवा जैसे शब्द आ जाते हैं, जो दोनों को जोड़ते भी हैं और अलग भी रखते हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही आम गलती की तरफ सबका ध्यान खींचना चाहूंगी। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर शब्दों के बीच योजक चिन्ह यानी हाइफन लगा है, तो वो द्वंद्व ही होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सिर्फ चिन्ह देखकर फैसला लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। याद कीजिए, शुरुआत में हमने घर घर का उदाहरण देखा था। उसमें भी योजक चिन्ह है, लेकिन वो अव्ययी हाव है। तो द्वंद्व की वो असली पहचान क्या है? द्वंद्व के लिए टेक्स्ट बुक का तराजू लॉजिक जरूरी है। शब्द अलग अलग या विलोम होने चाहिए, जैसे माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यहाँ दोनों शब्दों में अपना अलग वजन है। मतलब सिर्फ योजक चिन्ह नहीं देखना है। हाँ, आपको ये देखना है कि क्या विग्रह करने पर उनके बीच और या का भाव आ रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। तो पार्ट 9 का टेक्स्ट बुक सारांश यही है कि योजक चिन्ह पर नहीं, बल्कि शब्दों के अलग होने और बीच में और या के भाव पर ध्यान दें। तो इस तरह हमने इस पूरे तराजू के हर पड़ले को तौल कर देख लिया। सच में, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, है ना? क्या आज के आधुनिक दौर में अनजाने में ही सही, हम इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में नए समास नहीं गढ़ रहे हैं? ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। शब्दों को छोटा करने की इंसानी फितरत सदियों पुरानी है, और ये व्याकरण उसी का एक जीता जागता मानसिक शॉर्टकट है। जो काम आज एक जिप फाइल करती है, वही काम सदियों से समास करता आ रहा है। और इसी विज्ञान को समझने से भाषा पर हमारी पकड़ वाकई मजबूत होती है। बिल्कुल। अगर आप इस अध्याय की PDF चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।